खुशबू नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ हमेशा की तरह आपकी मेहमान, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट निदा शेख भी मौजूद हैं। नाजरीन, आज एक ख़ास दिन है, एक ऐसा दिन जो जालिम और मज़लूम के फ़र्क को बहुत वाज़े करता है। शायर ने कहा था, चिगर फिरदौस बरुए ज़मी अस्त, चिगर फिरदौस बरुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, कि अगर कहीं जन्नत ज़मीन पर मौजूद है तो वो कश्मीर है, कश्मीर है, कश्मीर है। यानी कश्मीर में खड़े होके यही है, यही है, यही है। उस जन्नत पर 27 अक्टूबर 1947 को भारत का नाजायज कब्जा हुआ था। वो दिन और आज का दिन, कश्मीरी इस दिन को यौम स्याह के तौर पे मनाते हैं। हमने भी आज अपनी ट्रांसमिशन अपने कश्मीरी भाइयों के नाम की है, उनकी जिद्दोजहद के नाम की है, उनके शोहदा के नाम की है, उनकी हाफ विडोज़ के नाम की है, उनके बच्चों के नाम की है, उनकी साबित कदमी के नाम की है। आज हम बात करेंगे कश्मीर पे, कश्मीर के मामलात पे, कश्मीर के मसाइल पे। मैंने आज अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है एक ऐसे दानिश्वर को जो कश्मीर का एक एक पन्ना आपको जो है वो खोल कर बताएंगे और बताएंगे कि कश्मीर के मामलात क्या हैं और कैसे हल हो सकते हैं। उसके साथ साथ हमने एक डॉक्टर माहिर नफ्सियात को भी बुलाया है। इन दोनों का ताल्लुक़ कश्मीर से है। तो आइए आपका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लियाकत इलियास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपका बेसिक हवाला माहिर नफ्सियात का है और जो हमारी गुफ्तगू का मौजू है, चूँकि आपकी भी बिलोंगिंग कश्मीर से है, तो हमारी ख्वाहिश ये होगी कि हम जो मामलात चल रहे हैं उसको भी हम लिंक करेंगे नफ्सियाती पहलू, और ये कितना सेंसिटिव मामला होगा तो यकीनन आपसे गुफ्तगू रहेगी। और इसके साथ साथ नाजरीन, एक ऐसा इदारा, एक ऐसी शख्सियत, शख्स नहीं शख्सियत, कि जिनके हमजहत पहलू हैं। आप का हर हवाला जहां आप मौजूद थे, जब आप एक सरकारी इदारे में थे, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन में, तो आपने सहाफ़ी दोस्तों के लिए बड़ा काम किया, शहर के लिए बड़ा काम किया। आजकल आप वाबस्ता हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची सेंट्रल से, आप वहाँ के रेजिडेंट डायरेक्टर हैं। और इसके अलावा बेशुमार काम ऐसे हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं। SWO का हवाला सबसे मुक़द्दम है और आप हमेशा समाजी खिदमत को अव्वलियत देते हैं। लेकिन इनका एक जो तुर्रा इम्तियाज़ है कि ये कश्मीर के तमाम हवालों पर मुकम्मल दस्तरस रखते हैं। मेरी मुराद है मोहतरम बशीर खान सदोज़ई से। अस्सलाम वालेकुम सर। कश्मीर के हवाले से आज हम बैठे हैं 27 अक्टूबर में, यौम स्याह के तौर पर हम भी मना रहे हैं और कश्मीरी भाई भी मना रहे हैं। का जो 1947 का कब्ज़ा है, अगर हम वहाँ से बात शुरू करें तो कैसे इस सारी सूरत हाल को आपने देखा एक दानिश्वर की हैसियत से? देखें, वो जो तकसीम हिंद का फार्मूला था और उसमें ये तय था कि देसी रियासतों ने कैसे आगे सर्वाइव करना है, क्या करना है। उस पे जो बरसगीर में सबसे बड़ी रियासत थी जम्मू कश्मीर, और ये ख़ुद मुख्तार भी थी काफ़ी हद तक। इनका ये वाहिद रियासत थी कि जिसका अंग्रेज़ गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश इंडिया के साथ बाज़ाब्ता मायदे, कई मायदे थे, और इस रियासत का पड़ोसी ममालिक के साथ भी मायदात थे। अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम, बरसगीर की तकसीम हो गई और इसका जो डिस्प्यूट था वो अभी बाकी था, और इसमें तय ये हुआ कि
जम्मू कश्मीर के लोगों की राय ली जाएगी, इनको क्या मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है, पाकिस्तान है, इंडिया के साथ रहना है या कोई दूसरा फ़ैसला करेंगे। इसी असना में जो हमारा ये जो आज़ाद कश्मीर का ख़ित्ता है, असल में ये जो डोगरा हुक्मरान था इसका तकरीबन 100 साल से ज़ायद इसका वहाँ आवाम पे बड़ा सख्त रवैया रहा है। हुकूमत करने का जो तर्ज था, इसका तर्ज हुक्मरानी वो बड़ा सख्त था, आवाम दुश्मनी था और ख़ुसूसन मुसलमानों के साथ बड़ी ज़्यादती कर रहे थे ये लोग। उसका एक लंबा हवाला, अगर वो गुफ्तगू छेड़ी तो लंबी हो जाएगी। उस बुनियाद पे क्या है कि ये जो पीर पंजाल का इलाका है, कश्मीर में मुख्तलिफ वादियाँ हैं, चनाब है, वादी कश्मीर है, पीर पंजाल, ये जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, ये यहाँ के लोगों ने बगावत कर ली। ये इंतज़ार के बाद कि 14 अगस्त को पाकिस्तान और हिंदुस्तान का तो क़याम अमल में आया, कश्मीर का डिस्प्यूट है अभी, तो इन्होंने 15 अगस्त को रावलाकोट जो एक शहर है वहाँ से बगावत का ऐलान किया और डोगरा की हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत के बाद उन्होंने बाज़ाब्ता जिहाद का ऐलान किया। तो ये जो आज़ाद कश्मीर है, यहाँ 24 अक्टूबर को सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान, उस वक्त जो गुरिल्ला लीडर थे उन मुजाहिदीन के, उन्होंने एक इनकलाबी हुकूमत कायम की और डोगरा की हुकूमत को, डोगरा को माज़ूल कर दिया। अच्छा जी। अवामी इनकलाब के बाद, और मुजाहिदीन श्रीनगर के करीब पहुंच चुके थे, कोई 7-8 किलोमीटर के करीब। हत्ता कि जो श्रीनगर को बिजली सप्लाई करने वाला स्टेशन था या जो पावर प्लांट था जी, उस पर भी मुजाहिदीन का कब्ज़ा हो गया और श्रीनगर में बिजली बंद कर दी। तो डोगरा वहाँ से भाग निकला, इसलिए कि उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई थी। आवाम पर जो उसकी हुकूमत और ख़ुसूसन रियासत पे जो इक़्तिदार था, उसकी जो फ़ौज है वो मुजाहिदीन के साथ नहीं लड़ पाई, मुंतशिर हो गई, तो वहाँ से भाग निकल के जम्मू पहुँच गया। अब ये तो आप लोगों को पता है, पाकिस्तान का हर शहरी जानता है कि जो नेहरू था वो कश्मीरी नज़ाद था, कश्मीरी पंडित था, बुनियादी तौर पर उसका ख़ानदान श्रीनगर का था, तो वो कश्मीर के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और वो पूरा हिंदुस्तान छोड़ के कश्मीर के पीछे पड़ा हुआ था कि कश्मीर हिंदुस्तान में शामिल हो जाए। जबकि उस वक्त उसको ये मालूम था कि कांग्रेस का वो सीनियर लीडर है और आइंदा हिंदुस्तान का पहला वज़ीर आज़म वही होगा, लेकिन वो सारा सियासत और सारा काम छोड़ के कश्मीर के पीछे था और कश्मीर पर कब्ज़ा करना चाहता था। इस सूरत हाल में उसने डोगरा को कहा कि भाई हम आप तुम्हारी मदद के आते हैं, और डोगरा ने कहा कि जी ठीक है, लेकिन उन मशरूत उसने मदद की ऑफ़र की कि आप हिंदुस्तान के ज़म हो। डोगरा ने उस वक्त डोगरास जो हैं वो जम्मू पहुंच गए थे, श्रीनगर छोड़ दिया था, जम्मू से वो वहीं से माइग्रेट करने वाले थे, हिंदुस्तान जाने वाले थे। अगर एक दिन और ये मुजाहिदीन का जो है ना वो अगर ये जंग जारी रहती है या 2 दिन और, तो डोगरा ने कश्मीर छोड़ देनी थी। अब उसमें जो है डोगरा ने उनके साथ तीन जो है ना वो शराइत पे एग्रीमेंट किए, कम्युनिकेशन वजारत और जो दफ़ा, ये आपके पास होगा, कम्युनिकेशन वजारत दफ़ा और दिफा और खर्जा, ये आप देखेंगे जब तक जो है वो अमन अमान बहाल नहीं होता। ये तो वो क्लेम करती है इंडिया कि ये जो एग्रीमेंट हुआ था हमारा माहिदा, इस बुनियाद पे हमारा ये क्लेम है कि डोगरा को ये इख्तियार नहीं था किसी किस्म का माहिदा करने का, इसलिए उसको अवामी इनकलाब ने माजूल कर दिया था। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया ने 26 अक्टूबर को ये माहिदा किया जम्मू में और 27 को फौजें दाखिल कर दी। हम ये कह रहे हैं, हमारा ये क्लेम है और हमारा क्लेम हिस्ट्री की बुनियाद पे है, तारीख की बुनियाद पर है कि 24 को जब इनकलाबी हुकूमत कायम हुई आज़ाद कश्मीर में, और वो पूरी रियासत की हुकूमत थी, पूरे जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख और ये जो खित्ते हैं, तो ये जो हुकूमत थी ये सारी इलाके की पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के जो 84,000 कुछ मरबा किलोमीटर का जो रकबा है उसकी इनकलाबी हुकूमत थी। तो डोगरा को पहली बात तो ये इख्तियार नहीं था कि करे। दूसरी बात यह है कि 24 अक्टूबर के बाद 27 अक्टूबर तक इंडिया से कोई ऐसा वफ्द या ऐसा कोई ज़िम्मेदार अफसर नहीं आया जिसने आके डोगरा से मुज़ाकरात किए हों या दस्तखत किए हों।
तो ये अगर कहीं दस्तखत वो जाहिर भी कर रहे हैं तो ये सारा कुछ बाद में हुआ उनके कब्ज़े के बाद। बिल्कुल ठीक। खैर 27 को जब ये फ़ौजें उतरी तो जम्मू कश्मीर के आवाम ने उस वक्त भी इसकी मज़ामत की थी। 1947 से मज़ाहमत का बाकायदा नहीं, आगाज़ उसी दिन की बात कर रहा हूँ। 27 अक्टूबर 1947 में जब जम्मू कश्मीर के लोगों को ये पता चला, श्रीनगर में ये हुआ कि जी श्रीनगर एयरपोर्ट पे भारत की फ़ौज उतर रही है या फ़ौज उतरी है, तो यहाँ से कोई सैकड़ों हज़ारों लोगों का एक जुलूस एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। गो बैक, गो इंडिया, गो बैक के नारे के साथ एक जुलूस एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुआ। तो श्रीनगर में एक पुल है, रामबाग पुल, रामबाग पुल पे उधर से इंडियन फ़ौज आ रही थी, इस तरफ से मुजाहिरीन का जुलूस जा रहा था। तो वहाँ ये सुबह 10 बजे की बात है, वहाँ फायरिंग हुई इस जुलूस पे और 18 आदमी शहीद हुए और ज़ख्मियों की तादाद खासी थी। तो ये कश्मीर के लोगों की अपनी आज़ादी और अपनी जो हक़ हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद की पहली इज्तिमाई शहादतें थी। वैसे तो हमारी जो जद्दोजहद डोगरों के ख़िलाफ़ थी या इस निज़ाम के ख़िलाफ़ थी तो ये तो कई सौ साल पर है। 1586 में जब मुग़लों ने धोखा दे के कश्मीर के आखिरी हुक्मरान यूसुफ शाह चक को गिरफ़्तार किया, एक सफ़ारती मिशन भेजा और उसको दावत दी दिल्ली। जब ये एक सफ़ारती मिशन पे हिंदुस्तान के दौरे पे गया तो वहाँ अरेस्ट कर दिया उन्होंने धोखे से। तो ये 1586 में जब यूसुफ शाह चक को गिरफ़्तार किया, उसके बाद ये 27 अक्टूबर 1947 तक ये जो 435 या 535 ये जो साल हैं, इस साल जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ये पीरियड है ये जद्दोजहद आज़ादी में ही गुजरा है। लेकिन ये जो दिन था ये इसलिए था कि बरसगीर के लोगों को कई सौ साल के बाद एक आज़ादी की नवीद, बल्कि आज़ादी आ चुकी थी और जम्मू कश्मीर के लोग एक गुलामी से निकल के दूसरी गुलामी में जा रहा था। एक जाबर हुक्मरान के कब्ज़े से जब निकले तो एक मुल्क जो है वो उस पर कब्ज़ा कर रहा था। तो उन्होंने उस दिन जो है वो शिद्दत के साथ उस एहतजाज किया और काबज़ ने उसी शिद्दत से वहाँ गोलियाँ चलाईं और वहाँ 18 आदमी तो मौका पे शहीद हुए और बाकी लोग जो है वो गोलियों से ज़ख्मी हुए। बेशुमार लोग वहाँ जो दरिया है, वहाँ जो नाला है उसमें गिर के किसी ने छलांगे लगाई, जो भगदड़ मची उसमें। तो ये जो 27 अक्टूबर 1927 को उन्होंने जब कब्ज़ा किया, 47 को उन्होंने जब कब्ज़ा किया, यानी भारत ने कब्ज़ा किया, तो हम इस दिन को यूम स्याह बनाते हैं कि ये जम्मू कश्मीर की तारीख़ में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये एक स्याह दिन है, ये काला दिन है और बर्बरियत एक नई जो है बर्बरियत स्टार्ट हुई। डोगरा चूँकि मकामी हुक्मरान थे, कश्मीरी थे बुनियादी तौर पे, लेकिन उनका तर्ज़ हुकूमत जो है वो मुनासिब नहीं था, वो जमहूरी नहीं था, वो इंसाफ मबनी नहीं था। उसके ख़िलाफ़ हमारे जो जदोजहद थी कश्मीरियों की वो निज़ाम हुकूमत की तब्दीली की थी। लेकिन ये जो जारियत इंडिया ने की, ये हमारी जदोजहद आज़ादी की जदोजहद शुरू हुई उसी दिन से, जो आज 78 साल गुजर गए। इस जदोजहद में हमने कोई 6 लाख लोगों की कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लाहु अकबर। 24,000 ख़वातीन को भारतीय फ़ौज ने इज्तिमाई रेप किया। उसके हवाले से आपने मेरी किताब पढ़ी होगी कैनन पोश पूरा, तो ये एक 2 गाँव है कैनन पोश पूरा, वहाँ एक रात में 3 कंपनी फ़ौज ने 120 ख़वातीन को इज्तिमाई रेप किया, जो 8-10 साल से 70 से 80 साल तक की ख़वातीन मौजूद थी। मर्दों को बर्फ़ में बाहर बांधा, एक लंबा किस्सा है। तो आज भी 20 से 25 हज़ार लोग जो है सियासी कारकुन से इस बुनियाद पे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ जेलों में के बल्कि टार्चर सेलों में, जिसमें 32 ख़वातीन भी हैं कि आसिया अंद्राबी का नाम आपने सुना जी होगा। जी बिल्कुल, आसिया अंद्राबी बड़ा नाम है। उस समेत 32 ख़वातीन भी उन जेलों में, टार्चर सेल में, तहाड़ जेल में और कश्मीर हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों में भेजा है ताकि उनके जो रिश्तेदार हैं उनको मिलने में, उनसे साथ राब्ते रखने में दुश्वारी हो। यासीन मलिक हैं उसमें, यासीन मलिक से लेकर आसिया इंदराबी तक आप नाम गिनते चले जाएं तो आपको बड़े बड़े लीडर हैं जो नामवर लीडर हैं। शबीर शाह हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो वहाँ लीडर हैं। आसिया अंद्राबी के जो खामद हैं कासम फक्तो 33 साल हो गई वो पेशे के
वो रिसर्च डॉक्टर हैं। तो ये कोई 20-25 हज़ार के बीच में हमारे सियासी कारकुन, हमारे सियासी लीडर, उनका सिर्फ जुर्म यह है कि वो हक़ राय शुमारी की बात करते हैं, और जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने रिकगनाइज़ किया, पूरी दुनिया ने रिकगनाइज़ किया। तो हम जो है इस दिन को इसलिए यूम स्याह बनाते हैं, इसलिए कि हमारे पास इससे कोई ज़्यादा बदतरीन कोई अल्फाज नहीं मिल रहा। तो ये जो हम पे तशद्दुद हुआ या हमारे लोगों पे हुआ, जो जुल्म हुआ, जो इंसानी हुकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हुई बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ। एक जम्मू में एक इलाका है कठुआ, उसमें एक 8 साला बच्ची, आप लोगों को अगर जहन में आए 2-4 साल पहले उसकी तस्वीरें भी छपी, आसफा बानो, एक हमारे बकरवाल, हमारे खाना बदोश कबीला है, वो माइग्रेट करता रहता है इधर से मौसम के हिसाब से। तो उनकी बच्ची थी, वो जंगल में अपने मवेशी घोड़े देखने लाने गई थी असर के वक्त, उसको पकड़ के लिए मंदिर में रखा 3 दिन, और 3 दिन उसके साथ जो है ना बहुत तशद्दुद हुआ, जिस्मानी तशद्दुद किया। फिर उसकी जो लाश, जब वो अल्लाह ताला उसका रूह कब्ज़ नहीं कर रहा था, तो फिर उसके सर में पत्थर मार के उसको सर चीरा गया। फिर लाश को उसी जगह फेंका जिस जगह से वो उठाया था। उसमें हिंदुस्तान की आर्मी मौजूद थी, उस केस में इन्वॉल्व थी, उसमें पुलिस मुलव्वस थी, उसमें पॉलिटिशियन मुलव्वस थे उस सतह के कि जो रियासत के वज़ीर थे, और उसमें हिंदुस्तान पार्लियामेंट के पार्लियामेंट्रीन यानी नेशनल उनके जो लोकसभा का मेंबर के रिश्तेदार इन्वॉल्व थे। यानी इस सतह के लोग जो है वो सिर्फ इस बुनियाद पे वह लोगों का, बच्चों का के साथ दरिंदगी कर रहे हैं कि ये अक़राए शुमारी या आज़ादी की बात क्यों कर रहे हैं। तो इस बुनियाद पे हम फिर जो 27 तारीख है, जिस दिन श्रीनगर पे उन्होंने जबरन फ़ौज उतारी, गैर अखलाकी तौर पर, जो हिंदुस्तान की तकसीम का फार्मूला था उसके जो नकात को मस्मार करते हुए वो तमाम उसूल को पसमा किया और यहाँ कब्ज़ा किया। तो हम जो है ना आज तक इससे उसके कब्ज़े को नहीं माने, इस तशद्दुद के बावजूद, इस दरिंदगी के बावजूद। देखिए, एक तो ये होता है कि जंग हो रही है, मुकाबला हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, ठीक है, जो कमज़ोर है वो हुकूमत रियासत के पास ताकत होती है, वो लोगों को कुचल देती है। हिंदुस्तान ने हर वो काम किया है जो जिससे उसको ये अंदाज़ा हो कि देखें, कश्मीर के लोगों की एक तो उसको जानी ज़ख्म यानी नौजवानों को कत्ल किया, तो वो हमने बताया 6.5 लाख हुए, लेकिन ये गुज़श्ता 30 साल में 1 लाख नौजवान को उन्होंने मारा है श्रीनगर की सड़कों पे, कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के चौराहों पे और वहाँ के गाँवों पे। और वो श्रीनगर में एक पूरा कब्रिस्तान है, एक कोने से दूसरे कोने तक। ये लोग तो ये 30 साल में 1 लाख, लेकिन 1947 से जब हम आज दिन यूं स्याह मना रहे हैं, तो हम वो 18 आदमी जो उन्होंने पहले दिन मारे थे सुबह 10 बजे लेकर और 8 लाख जानों की, हाँ, तो 6.5 लाख का लगभग जो है ना ये जाने उन्होंने ली हैं। तो ये तो ठीक है, आज़ादी के लिए कोई अगर कौम लड़ रही है तो वो ज़ाहिर है वो कुर्बानी देती है, उसको ज़हनी तौर पर तैयार भी होना चाहिए, और हम भी थे, हमारे आबो अजदाद, हमारे लोग भी थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इसराइल ने फ़लस्तीन पे किस कदर जुल्म किया, वहाँ के बच्चों पे, कि वो उनको मार दिया और बिल्डिंगों के नीचे आए, और सारी दुनिया का इतनी ख़वातीन मर गई, इतने बच्चे मर गए। जम्मू कश्मीर में इंडिया ने बतौर रियासत पॉलिसी असमत दरी ये इसलिए की है कि एक घर में अगर फ़र्ज़ किया 70-60 साल की खातून है तो लामाला उसके बच्चे हैं, उसके पोते हैं, उसकी नवासियाँ हैं, उसकी बेटियाँ हैं। अब इंडिया टारगेट कर रहा है उसकी असमत रेजी के लिए, आबरू रेजी के लिए, कि इसका जो समाजी वैल्यू है, इसका जो मजहबी जो है, उसकी वजह से इसके जो लोग हैं वो बैठ जाएंगे, वो कंप्रोमाइज़ करेंगे कि भाई इससे तशद्दुद और ज़्यादा नहीं करें, हम सिलेंडर करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब इंडिया ने ये काम शुरू किया तो जम्मू और कश्मीर के लोगों ने कहा कि अच्छा, आपके इस जुल्म पर भी हम सिलेंडर नहीं होंगे। कैनन पोशपुरा का जो वाक़या, ये फिर इज्तिमाई मिसाल उन्होंने दी है, पैगाम दिया है जम्मू कश्मीर के मुजाहिदीन को, वहाँ के लोगों को, कि हम ये करेंगे। उसके बावजूद उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम तुम्हारी हुक्मरानी
तुम्हारे कब्ज़े को कबूल नहीं करेंगे जब तक हम जिंदा हैं। तुम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में जितना भी आगे जाओ, हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। फिर उन्होंने माशियत पे हाथ डाला कि लोगों को कमज़ोर किया जाए, इतना कसम पुरसी में ले जाओ, इतना गुर्बत और अफलाक में ले जाओ कि खड़े होने के लिए वो उनके पास कोई गुंजाइश नहीं हो। तो जम्मू कश्मीर में सेब आपको तो पता है बहुत ज़्यादा है। जी जी। सेब के दरख्त सिर्फ इस बुनियाद पे काटे कि सैकड़ों दरख्त कि इसके पीछे जो है आतंकवादी छुपते हैं। अब दरख्त के पीछे क्या छुपेगा कोई, लेकिन उन्होंने काट दिए कि ये जो घना जंगल है, ये जो बाग है, इसके दरख्त घने हैं, इसके ये इसके इसमें वो आके छुपते हैं, वो काट दिए। उसका मकसद ये था कि इनका माशी तौर किया पर जाए। अब जो सेब थे या जो फ्रूट था या जो वहाँ पैदावार है वो ज़रा बड़ी मार्केट में जाती थी पहले। पाकिस्तान की मार्केट तो बंद है, सरहद बंद है, तो वो जाते थे हिंदुस्तान में जम्मू के थ्रू। अब वहाँ क्या कर रहे थे कि जो फर्ज किया सेब के ट्रक ये, तो उन्होंने चुंगी पे रोक दिए 40 ट्रक, 50 ट्रक, 100 ट्रक, 200 ट्रक कि जी पहले कस्टम चेक करेगी, इसलिए कि ख़तरा है कि इसके बीच में असला जा रहा है। अब वो लाइन से खड़े कर दिए। अब सेब का ये होता है कि वो जब तक अगर स्टोर में फौरी नहीं आता तो 2-4 दिन रखें तो खाली होगा। ट्रकों के ट्रक जो है वो सेब के और दूसरे फ्रूट के ज़ाया कर दिए गए इस बुनियाद पे कि उन्होंने चुंगी क्लियर नहीं की और जाने नहीं दिए। और 4 दिन 6 दिन अगर वो खड़े रहे तो उसके बाद वो जो है अगर कोई 100 रुपये मन का था तो वो 20 रुपये मन पे आ गया। वो 20 रुपये मन भी उसी पूरी रियासत में थोड़े से ज़रा वो आबादी है, इतना सेब कोई थोड़े लोग खाएंगे। फिर यह है कि लोगों के अपने खेतों में खुद अपने सेब हैं, तो वहाँ ख़रीद के तो फ्रूट बहुत कम लोग खाते हैं। तो वो से उन्होंने हमारे जो मैशियत को इस तरह तबाह किया। फिर हमारा जो ज़ाफ़रान आपको पता है कि कितनी महंगी एक चीज़ है और इस रीजन में कश्मीर में सबसे ज़्यादा होता था। वो खेत बंद हो गए तो 40,000 अरब डॉलर, 40 लाख अरब डॉलर का नुकसान किया है 30 साल में उन्होंने हमारी मैशियत का। और मतलब ज़ाफ़रान वो जड़ी बूटी कहें, वो शय कहें कि जो इस वक्त जिसके रेट सबसे ज़्यादा हैं, मेरे ख्याल में 80,000 रुपया तोला या इस तरह है, बड़ा मुझे सही पता नहीं, लेकिन बहुत महंगी वो है। जी बिल्कुल। ये सारा जो उन्होंने मैशियत पे किया, फिर हमारी अखलाकियात पे जो मैंने आपको बताया, हमारी समाजियात को तबाह करना क्या, हमारी जान को तबाह करने का किया। लेकिन हम अभी सिलेंडर नहीं हुए, 27 अक्टूबर को हम यूम स्याह बनाते हैं ताकि दुनिया तक ये इतला की जाए कि आपने जो हमारे साथ वायदा किया था, हिंदुस्तान की एक बड़ी मंडी को देख के, हिंदुस्तान के साथ आपकी सौदेबाजी को देख के, आप तजारत के वसत दे के आप इंसानियत को, आप इंसानी हुकूक को भूल गए हैं। तो ये 27 अक्टूबर हम इसलिए मनाते हैं, लोगों तक पहुंचे। बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि जो बदतरीन तशद्दुद किया गया है हिंदुस्तान की तरफ से कश्मीर में, उसके क्या असरात मुरतब हुए और आलमी ज़मीर इस पर खामोश क्यों है। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नाज़रीन, और बात हो रही थी कश्मीर पे। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम ये हालात वाक़यात देखते हैं, सुनते हैं और उन्हें महसूस करते हैं, तो कोई भी इंसान जो दिल रखता होगा तो वो इस दर्द को जब वो महसूस करेगा, और ज़ाहिर है हर इंसान की एक अपनी फैमिली भी है, और जब वहाँ पे वो उन फैमिलियों को उसके साथ जोड़ेगा जो उनके साथ ज़हनी और जिस्मानी जो तशद्दुद वहाँ पे किया जा रहा है, और अभी से नहीं एक टाइम से किया जा रहा है, तो क्या कहूँ कि रूह जो है वो रूह काँप जाती है
यही बोलूँगी। और इसी के साथ साथ ही मैं डॉक्टर साहब की तरफ आऊँगी। माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद हैं और वहाँ के जो हालात गुज़रे डॉक्टर साहब, इतने टाइम से उनके साथ एक इंतहा की हद तक मज़ालिम ढाए गए, ठीक है, उसके बावजूद उन्होंने खड़े हुए और लड़ने का जो उनके अंदर जज्बा पैदा हुआ, जबकि उनको जिस्मानी तशद्दुद किया गया, मेंटली उन्हें इतना टॉर्चर कर दिया गया कि जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ उनके दिमागों के अंदर डाल दी गई, मगर उसके बाद भी आज़ादी का जज्बा अब तक कैसे बरकरार है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि इतने सालों से, जब यानी मैं अगर अपनी बात करूं, मैं पर्सनली तो पैदा हुए थे और अब तक जो हम ज़रा छोटा था, मैं सुनता था कि मतलब कश्मीर जो है वो बटा हुआ है, उस पर जुल्म होते हुए हमने देखा, कई दफ़ा जंगें हुई, गोलियों की आवाज़ें और ये सारी चीज़ें। और जैसे आपने कहा ना कि इतने सारे ट्रॉमाज हैं, इतने सारे तशद्दुद हैं, आपका फ़िज़िकली है, आपकी मैशियत को कमज़ोर कर दिया गया, आपको किसी भी मतलब इंटरनेशनल प्लेटफार्म पे आपको मौका नहीं मिलता अपने आप को दिखाने का, मतलब हर लिहाज से जो है वो कश्मीरियों का इत्साल हुआ है। अभी जैसे इन्होंने सदूसी साहब ने बात की है कि जो हमारी ख़वातीन हैं या बच्चियाँ हैं उनकी उस्मत दरी की इन्होंने बात की, तो एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं जानता हूँ कि सेक्शुअल अब्यूज़ जो है वो कितना बड़ा ट्रामा होता है। अगर आपकी किसी की फैमिली में या किसी की लाइफ में ये आ जाए तो आपकी जो पूरी शख्सियत है पूरी ज़िंदगी के लिए मफलूज हो जाती है, चेंज हो जाती है। और दीगर ज़ाहिर है ये सारी चीज़ों के साथ ये इंतहा है, आप ये कह लें। और बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इस इंतहा में हमें जो है वो एक टाइम हो गया है। लेकिन मैं आपको ये भी कहूँ कि मैं अपने पर्सनल तजर्बात को भी देखते हुए, चूँकि मैं ख़ुद कश्मीरी हूँ, वहाँ रहता हूँ, लोगों के अंदर जो है वो लोग तैयार हैं इसके लिए। आप देखें इन सब चीज़ों के बावजूद जो है लोग वो आज़ादी के लिए बिल्कुल पुरुमीद हैं, फ़ाइट करते हैं, वो अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और यही वजह है कि आज भी आप देखें ये सब चीज़ों के बावजूद, जिस पे इन्होंने आप 35 कह लें, 370 कह लें, अब तो बाज़ाब्ता तौर पे जो है आप एक पिछले मेरा ख्याल है 3, 4, 5 साल से कर्फ्यू का समा है जहाँ आपकी ज़िंदगी बिल्कुल जो है वो बंद हो गई रह गई है। आप समझ लें कैद खाने में। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें, मकबूजा कश्मीर की बात करें, और जो भी वहाँ पे जो हुर्रियत रहनुमा थे, जो लोग कश्मीरियों के लिए बात करते थे, उन सबको जेलों में डाल दिया गया, मारा गया, जैसे ये सब चीज़ें हो रही है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताऊँ कि एक आम कश्मीरी में, मतलब मैं इसमें बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मजम्मत भी उसी शिद्दत से आ रही है लोगों के अंदर। और लोग क़त्ल कलामी करूँगा, जो मज़ाहिमत का हवाला है, यानी वो मेंटली तौर पर इतने मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। ये 78 बरस की जो जिद्दोजहद है, ये एक दिन का तो हवाला नहीं है। और जैसे आपने कहा नस्ल दर नस्ल वो उसी तरह पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं। आपकी इजाज़त से नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त कश्मीर से हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं गुलशाद भट्ट साहब। भट्ट साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, यहाँ पे गुफ्तगू हो रही है कश्मीरी भाइयों की उस जिद्दोजहद के हवाले से। बशीर खान सदुज़ई साहब ने बड़े तफसील से उसके तमाम मामलात की निशानदेही की कि 1947 से लेकर आज तक क्या क्या मामलात हुए। और हमारे साथ डॉक्टर लियाकत इलियास साहब भी मौजूद हैं, जिन्होंने नफ्सियाती पहलू भी बताए हैं कि बावजूद इन तमाम तर मजालिम के कश्मीरी आज भी खड़े हैं। आप इनकी जिद्दोजहद को किस नज़र से देख रहे हैं, और जो आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं उनके दिल मकबूजा कश्मीर के रहने वालों के साथ किस तरह धड़क रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बात ऐसी है कि प्रॉपर जो हम लोग के ना, हम भी मकबूजा कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से, हमारा भी ताल्लुक वहीं से है। और 1990 में हमने भारतीय मुजालिम से वहाँ से तंग आकर मैंने और मेरे पूरे ख़ानदान ने आज़ाद कश्मीर की तरफ हिजरत की और हम यहाँ पे आज आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। बात यह कि 27 अक्टूबर जो हम हर साल इस दिन को बतौर मज़हमत के तौर पर मनाते हैं इस दिन को, और बिलखसूस जो है कि कश्मीर के दोनों एतराफ़ आप देखें कि सख्त किस्म की रैलियाँ और मुजाहरे होते हैं, भारत के खिलाफ गम गुस्से का इजहार होता है।
उसकी बुनियादी वजह यह है कि 27 अक्टूबर 1947 को बाज़ाब्ता तौर पर जो उस वक्त का जो शहनशाह था महाराजा हरी सिंह, उस बदबख्त ने हिंदुस्तान के साथ अलहाक कर दिया। उन्हें पता था कि जो कश्मीरी किसी सूरत इसके अलहाक को तस्लीम नहीं करते, और हमारे आबा अजदाद ने, हम लोगों ने एक तवील स्ट्रगल वहाँ पे स्टार्ट किया। हमने भारत के इस अलहाक को मानने कबूल करने से इनकार कर दिया। 27 अक्टूबर 1947 को उसने श्रीनगर एयरपोर्ट पे पहली मरतबा अपनी फौजों का दस्ता उतारा था। और इसमें जो हमारे शेख अब्दुल्ला साहब थे, इसमें उन्होंने गद्दारी की बुनियाद डाली, जो अपने मुसलमान भाइयों से जो गद्दारी किया, तो वो शेख अब्दुल्ला इसमें सरफरिस्त है। इस नाम को हम कभी नहीं बुला पाएंगे। शेख अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, वो मतलब ये भुगत तो सभी रहे ना। जी, ये सारे सबने ये सारे वो कठपुतली हुक्मरान है जिन्होंने भारत की काबिज फौज के साथ मिलकर कश्मीरियों पे मजालिम करवाए। ये वो लोग हैं। इसी ही की कड़ी है। आप देखें कि 1990 से लेकर 1995 तक मैक्सिमम 45,000 से ज्यादा लोगों ने मकबूजा कश्मीर से हिजरत की। आया देखें कौन ऐसा है कि जो खुशी में अपना घर बार छोड़ सकता है? कोई नहीं छोड़ता। जब भारत के मुजालिम हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, हम नहीं सह पाए, हमारे घरों को जलाया गया, हमारे ऊपर अरसा हयात हमारा तंग किया गया, मासूम बच्चों को जलाया गया। आपको याद होगा कि 1992 में सुर्खियां बनी थी। 1992 में 2 बच्चों को, मासूम बच्चों को जलाया था उन्होंने घर के अंदर। तो भारत वो जालिम मुल्क है जो हमेशा कश्मीरियों पे मुजालिम जो है कि वो ढहाता रहता है। आपने देखा कि 5 अगस्त 2019 को भी भारत ने जब देखा कि कश्मीरी नहीं मान रहे, तो उसने एक साजिश करके जो हमारी स्पेशल हैसियत थी कश्मीर की, जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का, उसको पे भी कदगन लगाया। 5 अगस्त 2019 का भी दिन मैं समझता हूँ कि यह भी हमारे लिए एक आलमनाक दिन है। बिल्कुल आपकी बात सही है। और ये जो आप बात कर रहे हैं, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। हम कोशिश करते हैं कि चूंकि हमारे दरमियान बशीर सदूसई साहब मौजूद हैं। बशीर भाई, बड़ा अहम नुक्ता उठाया है मेरे भाई ने कि वो जो फारूक अब्दुल्ला का तर्ज था उसने भी नुकसान पहुंचाया। वैसे ही जैसे अगर वो टीपू सुल्तान के साथ 2 गद्दारी ना करें तो 200 साल के लिए अंग्रेज हम पर काबिज नहीं होता है। अब्दुल्ला हो गए, शेख अब्दुल्ला हो गए, फारूक अब्दुल्ला हो गए, और उसके बाद उमर अब्दुल्ला। इनके तर्ज सियासत को नुकसान इनको भी पहुंचा और कश्मीर को भी। देखिए, ये तो तय हो गया ना कि 1947 में शेख अब्दुल्ला और नेहरू की जो बहुत करीबी दोस्ती थी, इसलिए कि शेख साहब भी चूँकि पंडित से इधर उनकी जो नस्ल है वो भी पंडित नस्ल है। तो नेहरू का तो मैं पहले बता चुका हूँ कि कश्मीर से उसका बड़ा वो था, इस वजह से उसने हिंदुस्तान छोड़ के कश्मीर पे लगा था। तो शेख अब्दुल्ला के साथ उसका बहुत गहरी दोस्ती भी थी, और शेख साहब को ये गुमान था कि चूँकि मेरा दोस्त है और ये जो बात कह रहा है मैं वो, लेकिन वो शेख साहब को जब वज़ीर आज़म थे तो उनके जो पुलिस सिक्योरिटी पे थी मामूर, सुबह फजर के वक्त उन्होंने दस्तखत दी दरवाजे पे। शेख साहब ने गेट खोला अपने कमरे का, तो ये पिस्तौल लेके खड़े थे कि आपकी गिरफ्तारी हो रही है। तो उसने कहा मुझे नमाज़ पढ़ने दें। तो उसने कहा जी नमाज की तो इजाज़त नहीं है। वो ले गए, वही लोग जो पहले पे ले गए। 12 साल के बाद वज़ीर आज़म को गिरफ्तार किया था, 12 साल के बाद एज ए वज़ीर आला दोबारा उन्होंने चार्ज लिया। तो ये शेख अब्दुल्ला की एक अलग तारीख़ का एक अलग चैप्टर है। वो तारीख़ मौरख जो है ना उसके हवाले से लिख रहा है। हुर्रियत पसंदों की जो आज़ादी की जद्दोजहद करने वालों का एक अलग चैप्टर है। तो हम जो हुर्रियत पसंद लोग हैं उनकी आवाज़ हैं। हम ये कहते हैं कि 27 अक्टूबर जो है वो यूम स्याह है। शेख अब्दुल्ला के चाहने वाले इसको यूम स्याह नहीं कह रहे। अच्छा, तो लिहाजा वो तारीख़ का दूसरा बाब है, हम अपने बाब की बात कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की अक्सरियत जो है ना वो हमारे साथ है, शेख साहब के उस फ़लसफ़े के साथ नहीं है। वक्ती तौर पे उसने जैसा भी झांसा दिया हो यूँ होगा वो होगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ देखें 1990 में जो अभी भाई ने बताया तहरीक शुरू हुई, ये उस इंतज़ार के बाद फिर लोगों ने हथियार उठाया। पहले ये था कि शेख अब्दुल्ला मुमकिन है कोई ऐसी सियासी जदोजहद में इस किश्ती को साहिल पे ले आए, लेकिन नहीं हुआ। तो लोगों ने वही कहा ना कि उमर अब्दुल्ला तक नहीं हुआ। उमर अब्दुल्ला की फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत थी, उसके दौरान फिर लोगों ने हथियार उठाया। तो इसका मकसद है कि वो जो आइडियोलॉजी शेख अब्दुल्ला की आइडियोलॉजी थी वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुस्तरद कर दी। ठीक है। और
इतनी जो कुर्बानियाँ हो गई, जानी कुर्बानियाँ, समाजी कुर्बानियाँ, माशी कुर्बानियाँ, ये मकसद है कि जम्मू कश्मीर के लोग ये कह रहे हैं, एक तो शेख अब्दुल्ला की स्ट्रेटजी, सियासी स्ट्रेटजी मुस्तरद, दूसरा उन्होंने कहा कि हम इंडियन नहीं, हम भारतीय नहीं कहलाना चाहते, और हम आखिरी कश्मीरी भी जो होगा वो भारतीय नहीं कहलाएगा। यही जदोजहद है। अभी आप वो बात कर रहे थे साइकोलॉजी, और मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में, खुसूसन मकबूजा कश्मीर में 30 से 35% ख़वातीन बाज़ाब्ता नफ्सियाती मरीज़ हैं, और वो नफ्सियाती गोलियां खाती हैं। उसकी वजह, और इंडिया ने क्या किया कि दवाई दे या नहीं दे, वो गाँव की सतह पे डिस्पेंसरी पे उसने साइकोलॉजी दवाइयाँ प्रोवाइड की हैं कि ये खाएं और सोते रहें। उसकी वजह ख़वातीन मुतासर हुई। उसकी वजह एक दिन बेटे को मार दिया, लाश आई या लाश नहीं दी, पता चल गया बेटा मर गया। एक हफ्ते के बाद भाई की लाश, एक हफ्ते के बाद खामद गिरफ्तार हो गया, पता चला उसके बाप पर तशद्दुद हुआ। और उसके बाद आप बताओ कि वो घर की जो खातून है, उसका जो करीबी रिश्ता था वो सारा ख़त्म हो गया। उसका क्या आलम है। जम्मू कश्मीर का जो माशरा है ये सूफियाना माशरा है, सूफियों की सरजमीन है, और सूफीज़म के तहत ही जम्मू कश्मीर में जो है ना मज़हब फैला। अब वहाँ जो मज़ारात हैं बहुत ज़्यादा है। ख़वातीन आज मज़ार पे जाके सवाल करती हैं, बाबा बताओ मेरा बच्चा कब आएगा। इसलिए कि 8,000 से ज़ायद लोग नौजवानों को पकड़ के घर से ले गए थे, जिसका पलट के उन्होंने बताया नहीं कि ज़िंदा है या मर गया। इसी हवाले से जो अभी आपने बात की थी कि आदि बेवा, 6,000 हमारी बच्चियाँ हाफ विडो हैं। ये बशीर भाई पूरा मौजू है, इसको हम ब्रेक के बाद लेंगे। ये पूरा मौजू है, एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इसमें डॉक्टर साहब को भी शामिल करेंगे। नाज़रीन, यह वक्त हो गया हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बहुत ही हसास हवाला है ये हाफ विडोज का, और इसमें बात करेंगे बशीर सदुज़ई साहब से। हमारे भाई गुलशाद भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। डॉक्टर साहब आपसे भी जानेंगे, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। आ गए हैं और हमारी गुफ्तगू बहुत अहम हवाले में जुड़ गई है। गुलशाद मेरे भाई, आप मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं? जी जी मौजूद हूँ। गुलशाद भाई, बड़ा अहम नुक्ता अभी यहाँ पे ब्रेक पे जाने से पहले रेज हुआ है हाफ विडोज के हवाले से। ऐसी खवातीन जिनके शौहरों को हिंदुस्तान की गाबिज सरकार ने उठा लिया, उसके बाद उनका पता नहीं है कि वो हयात हैं या शहीद कर दिए गए हैं। ये सैकड़ों में तादाद नहीं है, ये तादाद हजारों में है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको पता है कि मुतअद्दिद मरतबा जो एक इदारा है ना, मिनिस्ट्री इंटरनेशनल इदारा जो है, उनकी रिपोर्टें भी आपके सामने है। मकबूजा कश्मीर में जो गुमनाम कब्रों की जो दरियाफ्त हुई है, एक एक कब्र के अंदर जो 8-8, 10-10 लोग तकरीबन, कोई जो डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक किसी का जो गोलियों से जिन्हें मारा गया है तो तकरीबन कोई 6 माह की डेड बॉडी है, कोई साल की पुराना है, कोई 1.5 साल है। यानी उनके जो आसार मिले हैं गुमनाम कब्रों में, तो ये वही नौजवान हैं और वही लोग हैं जिन्हें भारतीय अफवाज उठाकर ले गई और मुख्तलिफ हरबों से उन्हें मुख्तलिफ टॉर्चर करके, टॉर्चर सेलों में उन्हें शहीद करके उन्हें गुमनाम कब्रों में दफना दिया। और लेकिन ये कत्ल कैसे छुपता है, लेकिन अल्लाह ने फिर भी ये चीज़ें सामने लाई हैं। कम से कम
बहुत सी हमारी जो बहनें थी वहां पे, उन्हें सहारा भी मिला कि चलो कम से कम जो है कि उनके शौहर की डेथ बॉडी मिली 6 माह बाद, किसी की 4 माह बाद। तो ये वही लोग हैं मैं समझता हूँ कि जिन्हें भारतीय अफवाज ने मुख्तलिफ हरबों से, मुख्तलिफ हीले बहानों से, किसी को बला बुसला कर या किसी को जबरदस्ती रात के आखिरी पैराहे में अगवा करके इन्हें टॉर्चर किया गया और इन्हें शहीद किया गया। और यही वो लोग हैं जिनकी मुख्तलिफ इलाकों से जो है कि वो गुमनाम कब्रें दरियाफ्त हुई भी हैं। गुलशाद भाई, बिल्कुल आपकी बात को ही मैं यहाँ बशीर सदुजाई भाई के सामने रखता हूँ। बड़ा इनका गहरा मुतालिया है और बड़ी गहरी नज़र है। ये जो हाफ विडोज हैं, ये बशीर सदुजाई साहब, ये तो बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इसको किस नज़र से देखा जाए? ये भट्ट साहब ने जो कहा है ना कि ये जो इज्तिमाई कब्रें जी दरियाफ्त हुई, तो ये इंटरनेशनल NGOs ने और इन्होंने जो दरियाफ्त की हैं, और ये वही लोग हैं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि जो मारने के बाद इज्तिमाई गड़ू में डाल के मिट्टी डाल दी। अब जब ये दरियाफ्त हो गई, जगह का निशानदेही हो गई कि यहाँ से जो है ना वो इज्तिमाई कब्रें या इज्तिमाई जो बॉडीज़ दरियाफ्त हुई, तो इंडिया ने क्या किया, आप देखें इसमें कि वो जो इलाका था जहाँ ये कब्रें दरियाफ्त हुई उसको छावनी के अंदर ले आए, पार्डन ऑफ कर दिया, ताकि ये पब्लिक जो है ना वो पब्लिक यहाँ आ ही नहीं सके। सही, ये वही लोग हैं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि जो बच्चों को, नौजवानों को उठा के ले गए और उसकी रसीद नहीं दी कि वो मार दिए या ज़िंदा हैं। अब ये जो 6000 लगभग जो हमारी नौजवान ख़वातीन हैं, ये उस इंतज़ार में है कि हमारे खामन जो गए थे उनकी जो निशानदेही होगी, उनका ऐलान होगा, ज़िंदा है नहीं है, तो ये उनकी इंतज़ार में। और ये जो हाफ विडो, आदि बेवा का जो इस्तिलाह जदीद दुनिया में, ये मकबूजा कश्मीर में ही पहली मरतबा आई है, इससे पहले किसी दुनिया के और खित्ते में नहीं। जी बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल बताऊं, हमें बड़ी शिकायत है पाकिस्तान के मीडिया से, पाकिस्तान के सिविल सोसाइटी से, आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों से, कि जिस कदर जुल्म व सितम मकबूजा कश्मीर में हुए जदीद इस सदी में, जब इंसानी हुकूक़ की बड़े चर्चे हो रहे हैं, जब जो है वो मीडिया का बड़ा ज़ोर है, सोशल मीडिया का ज़ोर है, लेकिन उन मज़लूम लोगों पर होने वाले मज़ालम का उस अंदाज़ में जो है वो चर्चा नहीं हो रहा, उसकी पब्लिसिटी नहीं हो रही, और पाकिस्तान के आवाम को सही सूरत हाल नहीं पहुँच पा रही। उसकी एक तो वजह यह है कि मकबूजा कश्मीर में खुर्रम परवेज़ इंटरनेशनली रिकगनाइज ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट था, वहाँ से ले कर आम सहाफ़ी तक गिरफ़्तार कर लिया गया। मसर्रत ज़हरा एक फ़ोटो जर्नलिस्ट खातून थी, उसको जो है ना वो जान बचा के भागना पड़ा रियासत से और वो दुनिया से बाहर चली गई। जो इंटरनेशनल अवार्ड मिला उसको, इंटरनेशनल फ़ोटोग्राफर एसोसिएशन में उसको अवार्ड दिया। नईमा अहमद मजूर का आपने नाम सुना होगा, BBC की नुमाइंदा रही है, दुनिया की मारूफ सहाफ़ी है। ऐसे लोग वहाँ मकबूजा कश्मीर में रह नहीं सकते, रिपोर्ट नहीं दे सकते। तो एक तो वहाँ का जो भी सहाफ़ी है या जो भी NGO है या जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कोई रिपोर्ट बनाना चाहे, उसको सबसे पहले इलाका SHO को कवर उसके पास जाना पड़ता है, उसको एतमाद में लेना पड़ता है, अपनी रिपोर्ट दिखाना पड़ती है। मकसद ये है कि मकबूजा कश्मीर के जो SHO हैं उसके बताए बगैर, उसकी लिमिट्स हैं, कोई सहाफ़ी कोई खबर दे नहीं सकता। मतलब लेकिन उसके बावजूद जो है पाकिस्तान का मीडिया और कौमी मीडिया इस पर ना तहकीक करता है और ना ही उस पर कोई रिपोर्ट करता है और ना ही ये कोई सफ़े अव्वल की कोई पॉलिसी है। तो इस पर जो है ना दर्द दिल रखने वाले लोग और मेरे जैसे लोग जो खुद को कश्मीरी होने के साथ साथ वहाँ के लोगों पर गहरी नज़र रखते हैं, उनको बहुत अफसोस होता है। बिल्कुल। और हम सारी दुनिया की बात करते हैं कि सारी दुनिया में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो गई और सारी दुनिया के जो हुकूक़ की हम बात करते हैं, उम्मत मुस्लिमा की बात करते हैं, भाई जो जिसको हम शहर कहते हैं, शहर का यह अशर है कि वहाँ से 18 साल की बच्ची उब्बा बेबी अपनी माँ की गोद में थी, एक खूबसूरत बच्ची जो 18 साल की है, 1.5 साल की, अपनी माँ की गोद में थी, उसको फायर करके उसकी आंखें निकाल ली, छर्रे वाली राइफल। जी जी, बड़ा मशहूर। पूरी दुनिया में इंसानों पे ये पहला मकबूजा कश्मीर का खित्ता है कि इंसानों पे वो राइफल इस्तेमाल हुई है। वो तो शिकार के जो
परिंदों का गोल होता है उसमें मारते हैं कि ज़्यादा परिंदे आए जी काबू में आए। इसी वो राइफल उन्होंने मकबूजा कश्मीर में इंसानों को उनके चेहरे दागने के लिए इस्तेमाल किया है, उनके सीने दागने के लिए इस्तेमाल किया है और उनकी आंखें निकालने के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन दुनिया में कोई भी इंसानी हुकूक के चैम्पियन, जमहूरियत के जो दावेदार मुल्क हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, इंसानी हुकूक के इदारे हैं, इन सारे मजालम पे जो है ना खामोश हैं। और अगर बोलते भी हैं तो साल में 6 महीने में एक रिपोर्ट लिख के इधर उधर भेज दी और वो जाके डम हो गई। उस शिद्दत से, जिस शिद्दत से हिंदुस्तान वहाँ लोगों पे मजालम कर रहा है, इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, उस सतह पे उन लोगों की आवाज़ दुनिया में नहीं उठाई जा रही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ये जो बात बता रहे हैं कि मतलब बदतरीन सफाकियत है, और उन्होंने कहा 6000 एक फिगर भी कोड है, मतलब ज़्यादा हो सकते हैं जो भी मामलात हैं। वो ख़वातीन, उनके नफ्सियाती मसाइल मैं जानना चाहूँगा कि जिनका शौहर गिरफ्तार किया गया, दिखा, पता चला कि काबिज फौजी लेकर गए हैं, वापस नहीं आया, आज तक इंतज़ार में। ज़ाहिर है ये एक ट्रॉमा है, और इसको जैसे हमने कहा कि वहाँ बुनियादी जो सहूलियात हैं या ज़रूरियात हैं, सहूलियात नहीं हम कहते, ज़रूरत जो चीज़ें हैं मतलब वो तक नहीं है। तो आप सोचे कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, हालांकि उनका तो मकसद ही ये है कि आप इन लोगों को ट्रामाटाइज कर दो, मतलब हर तरीके से पीछे धकेल दो। तो यकीनन ये एक बहुत तकलीफ़ की बात है। और जैसे अभी सदुस साहब ने कहा कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इसी बात की होती है हमें कि दुनिया मतलब इतना जुल्म हो रहा है, मतलब हम जो आलमी हुकूक के चैम्पियन हैं, या इतनी बात होती है, अक़वाम मुत्तहिदा है, अब मतलब एक एक पर्सन को लेके इतनी बात होती है, और वहाँ कश्मीर में सालों पे जो है, सालों से वहाँ कश्मीरी ख़वातीन के साथ ये जुल्म हो रहा है। वहाँ बच्चे जो है वो सही से अपनी एजुकेशन नहीं कर पा रहे, या उनका कोई कैरियर नहीं बन पा रहा, या लोग गायब हो रहे हैं, लोग मार दिए जाते हैं, पता नहीं है कि वो वापस आएगा, ज़िंदा है। अभी जो आपने वो डेथ बॉडीज़ की बात की कि वो इस तरह से, तो ज़ाहिर है ये आप देखें कि ये बिल्कुल एक ऐसी सूरत हाल है कि जहाँ आपकी मतलब जो नफ्सियात है वो आप मतलब तबाह हैं, आप साइकोलॉजिकल तौर पे बिल्कुल आपका बुरा हाल है, तो आप ट्रॉमाटाइज हैं। और ये हालत देख के जैसे इस पे मुझे मतलब हमें, जैसे इन्होंने भी कहा कि अब हमें हमारे जो कौमी मीडिया है उस पर बात होनी चाहिए कश्मीर के इन मौज़ूआत पे, मतलब अगर कोई इंटरनेशनल मीडिया नहीं कर रहा तो हम इसको हाईलाइट करें, और हमें ये करना पड़ेगा। मतलब चूँकि एक इंतहा है, आप देखें जुल्म की, एक इतने अरसे से चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इस पर हम जो कर सकते हैं यहाँ बैठ के हम बात कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में, और यकीनन ये एक बड़ी मतलब। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इसी के साथ साथ ही एक सवाल है मेरा, क्योंकि जब एक दौर अगर हम देखें पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, ये एक पाक हिंद था, और हम काफ़ी चीज़ें फेस करके दोनों मुल्कों ने आज़ादी हासिल की है, ठीक है, ग़ुलामी की हम उन जंजीरों को फेस कर चुके हैं, और उस तकलीफ़ को भी हम महसूस कर सकते हैं जो हमारे बड़ों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो सारी चीज़ें की। मगर जहाँ पे कश्मीर का जब ताल्लुक़ आता है, तो क्योंकि जुल्म ढाने वाला जो है वो हिंदुस्तान है इस जगह पे खड़ा हुआ, तो वो जो बंदा है जो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, उस इंसान का क्या थॉट होगी, क्या उसकी जहनी उसके क्या थॉट्स होंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर वो अभी तक मतलब उस चीज़ को कंटिन्यू वो ऐसा बीज बो के चला गया कि वो नस्ल दर नस्ल जो चलता आ रहा है। इसमें ऐड कर दूं कि मतलब जो निदा ने बात की कि जो डोगरास थे, जब उन्होंने कश्मीर का सौदा किया, कश्मीर को बेचा, यानी जुड़े हुए तो वो लोग अपने ही है ना, बाहर के तो नहीं था, डोगरास भी बाहर के तो नहीं थे तो वो कश्मीर से जुड़े हुए। आप अपनी जगह का सौदा कर रहे हैं, अपने लोगों का सौदा कर रहे हैं, उनकी नस्लों पे कोई असरात नहीं है इस सारे मामले का। अच्छा, इसी के साथ साथ ही क्योंकि इसके अंदर बात हो रही थी नेहरू जी की भी ना, तो उन्होंने भी बहुत एक किरदार अदा किया उस टाइम के अंदर। और जाहिर बात है जब इंसान जिस जगह पे खुद पैदा होता है और वो वहाँ छोटे से बड़ा होता है, तो उसका एक अपना इमोशनल जो टच होता है ना, उस जगह के साथ बहुत ज़्यादा आपका कनेक्शन होता है। और जब आप उसी जगह के लिए कुछ गलत सोचो या उस जगह के साथ कुछ गलत हो, तो आप पर्सनली भी हर्ट होते हो।
तो उनकी क्या इस सारे पीछे, अगर इस सारे सिनेरियो के पीछे जो उनकी थॉट्स थी वो क्या होंगी? अच्छा, मुझे इसको शायद ये सुदर्जी साहब वो बेहतर बता पाएंगे कि डोगरा, मुझे नहीं लगता, मैं अभी एक जगह देख रहा था एक उसमें, तो वो अपने आप को शायद कश्मीरी नहीं कहते। अच्छा, हाँ, ये अब मैं पता नहीं, इसमें गलत भी हो सकता हूँ, ये वो बेहतर सवाल बताएंगे। ये था कि मतलब नस्ल दर नस्ल ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स नहीं पड़ते कि अगर आपने कुछ बुरा किया है तो उसके बाद की जो नस्लें हैं वो इस बात को कहीं फील करती हैं, गिल्टी फील करती हैं? हमारा सवाल ये था आपसे। देखें, जिन लोगों ने गलत किया तो जाहिर है आप उनका एक माइंडसेट है, वो मुझे लगता है कि वो उनको वहाँ के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है, वहाँ के इंसानों, जी मैम, वहाँ के इंसानों से कोई हमदर्दी नहीं है। वो लोग शायद वो सिर्फ उस जगह को जो है वो समझते हैं कि ये हमारी मलकियत है। जाहिर है जब भी आप इंसानियत पे जुल्म हो रहा हो तो ये चीज़ें जो है वो आप कितनी एक बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ें देखते हुए हमें लगता है मतलब पीरियड ऑफ टाइम में कि उनको वो सिर्फ वो जगह मतलब उनको चाहिए। आप कह रहे हैं कि ऐसे माइंडसेट के लोग जो हैं वो जमीन को अहमियत देते हैं, अफराद को नहीं देते, आवाम को नहीं देते। देखें ना, अफराद को अगर अहमियत दे रहे होते तो कौन सा ऐसा जुल्म है जो जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ? बिल्कुल ऐसा ही। तो ये है कि वो जमीन के पीछे हैं और उन्हीं चीज़ों को देते हैं। और जहाँ आपने बात की दूसरी कि वहाँ ज़ाहिर है जो कश्मीरियों पे इफेक्ट है, तो जाहिर है वो बिल्कुल, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं इस पे कि वो सालों साल से उसी ट्रामा में हैं और हर गुजरते दिन के साथ कुछ नया है। अभी 2019 में जैसे वो भट्ट साहब भी कह रहे थे कि उसको भी हमें यूं में सियाह के तौर पे देखना चाहिए कि जब आपका ये 370-35 है जो उसकी बुनियादी हैसियत है, आपने वो तक ख़त्म कर दी। यानी कि अब आपके लिए वो, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि मतलब जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं शायद वो ऐसे है कि वो कैदी हैं, वो एक जेल है और उसमें वो कैद है, हालांकि वो उनकी अपनी जगह है, लेकिन उसी में उनको जो है वो उनके इर्द गिर्द जो है वो आपने वो सलाखें लगा दी, कैद कर दिया, उनको बंद कर दिया। तो कोई नेमत नहीं है डॉक्टर साहब। और देखें कश्मीरी जो है वो सालों साल से इसी आज़ादी के लिए ही वो अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं और हर तरह की कुर्बानी दे रहे हैं और स्टिल जो है वो ये प्रोसेस चल रहा है। और जैसे मैं आपको ये एक चीज़ बताऊं कि ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है कि लोगों के अंदर जो है ये गम गुस्सा या ये जहाँ लोग देखें लोगों के साथ बुरा हो रहा है, लोगों के साथ मसाइल हैं, लोग ट्रामाटाइज हैं, ये सारी चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ गुस्सा, नफरत या आप ये कह लें कि एक मोटिवेशन लोगों के अंदर आती है कि नहीं हमने हर हाल में निकलना है इनसे। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये नहीं कभी हो सकता कि वो इस पे आमीन हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और कश्मीरियों ने इन 78 सालों में साबित किया है कि वो 27 अक्टूबर 1947 को जो अपने हक के लिए निकले थे, आज भी उनमें वही जज्बा है। नाजरीन, यहां पे वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक से मैं वापस आऊंगा तो डोगरास के हवाले से भी बशीर सदुज़ई साहब से बात करेंगे और अपने भाई गुलशाद भट्ट से भी बात करेंगे और हम ये भी जानेंगे बशीर सदुज़ई से कि मकबूल भट्ट से लेकर बुरहान वानी तक कितने फेजेस हैं, कितना बूस्ट मिलता है ऐसी शहादतों से कश्मीर कॉज को। हमारे साथ जो हमारा स्पेशल शो जो हो रहा है वो हम कश्मीर के ऊपर कर रहे हैं और इसी के साथ साथ ही हम ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे डोगरास की, उनके बारे में मैं चाहूँगी कि थोड़ा इसके ऊपर भी रोशनी डाली जाए। बशीर साहब के पास हम चलते हैं कि एक परसेप्शन ये आया, डॉक्टर साहब ने कहा कि वो डोगरास के हवाले से कि उनकी नस्लें क्या वहाँ मौजूद हैं और उनका क्या कैरेक्टर है, और फिर वो जो मैंने कहा कि मकबूल भट्ट से लेकर बुरहान वानी तक, आप जरा थोड़ा सा तफसील से रोशनी डालें। देखिए जो हरी सिंह थे ना हमारे आखिरी हुक्मरान, डोगरा हुक्मरान, उनके साहबजादे, ये नेहरू के साथ उनका कोई इख्तलाफ हो गया था तो ये 47
48-49 में उनको वहाँ से शेख अब्दुल्ला के साथ उनका डिस्प्यूट चूँकि पहले से चल रहा था, तो शेख अब्दुल्ला ने कहा कि भाई इनके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लिहाजा इनकी जो बादशाही पे हम जमहूरी हुकूमत नहीं लगाएंगे। तो उन्होंने मतलब इस्तीफा मरा दिया है कि उन्होंने वो सेल करने की एक नहीं सेल नहीं, उन्होंने एक परसेप्शन आता है कि जी कश्मीर को बेचा गया था। सुन लेना, मैं आपको तशरीह कर रहा हूँ। हरी सिंह को हटाने के बाद उनका जो साहबजादे थे किरण सिंह, उनको वहाँ एज पहले बादशाह के तौर पे, उसके बाद सदर रियासत और फिर गवर्नर रियासत रहे। ठीक है। उसके बाद वो लोकसभा में मेंबर रहे। लोकसभा के अंदर उसकी तकरीर है कि हमारा जो आपके साथ एग्रीमेंट था वो 3 नकात पे था। ठीक है, यहाँ बेचने की बात नहीं हो रही। यहाँ एक जो हिंदुस्तान क्लेम कर रहा है कि जो हलाक हुआ हिंदुस्तान का कश्मीर से, वो डोगरा के जो मायदे दस्तावेजात 27 अक्टूबर का जो हवाला 26 को 27 को कब्जा किया, उसमें 3 बातें। और ये डोगरा के जो साहबजादे थे, जो उनके बेटे किरण सिंह थे, ये जो आखिरी उनकी निशानी आज भी हयात हैं, और आज भी वो टीवी पे आके यही बात कहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ हमारे हलाक की 3 ही बातें, उसके बाद रियासत जो है हमारी अंदरूनी खुद मुख्तार है। वो स्टेटस बहाल करना चाहते हैं कि जो अंग्रेज़ों के साथ था रियासत का। सही समझेंगे? तो डोगरों की जो औलाद है आज भी अपने उस मौक़िफ़ पे कायम है, लेकिन इंडिया जिस कदर वहाँ तशद्दुद कर रहा है, वहाँ वो डोगरे की औलाद क्या कर सकती है, या कोई भी क्या कर सकता है? या फ़र्ज़ किया हम आज भी ये कहें कि फ़ारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला भी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। मसला ये है कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, 1 अरब 40 करोड़ के लोग हैं, और वहाँ जो है 40% से ज़ायद लोग जो इंसानी ज़रूरियात की ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उससे कम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो 40% का मकसद यह है कि ये कोई 50 करोड़ लोग आज भी बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उससे कम ज़िंदगी, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो कब्ज़ागिरी में, एटम बनाने में, असला ख़रीदने में, जंगों की दौड़ में वो सारे वसाइल खर्च करके लोगों को बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं कर रहा, चूँकि वसाइल उसको वहाँ लग रहे हैं। आज भी हिंदुस्तान के लोगों को ये समझना चाहिए, वहाँ की सिविल सोसाइटी, वहाँ की NGOs, वहाँ के पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन सारे, और जो होशमंद लोग हैं, समझना चाहिए कि इस खित्ते या हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं बल्कि बांग्लादेश, इवन दन के जो अतराफ़ के मुल्क हैं, वहाँ अमन अमान का मसला है, वहाँ जो है तरक्की का मसला है, वहाँ लोगों की खुशहाली का मसला है। वो इसके बगैर नहीं हो सकता कि इस खित्ते में अमन कायम हो, इस खित्ते के लोग जो है ना वो आसूदगी के साथ ज़िंदगी गुजारें, और वो मसला कश्मीर हल हुए बगैर नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने वायदा किया था और दस्तखत किए थे कि आपको मर्ज़ी का इख्तियार दिया जाएगा कि आप अपना मुस्तकबिल कैसे अडॉप्ट करेंगे, कैसे रहेंगे। अगर आज वो रायशुमारी का खुद इरादियत का इख्तियार दे दें, और अगर हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर की अक्सरियत अगर ये चाहती है कि हम इंडिया के साथ रहते हैं, मसला हल हो गया। और उसके बाद पाकिस्तान क्या, हिंदुस्तान क्या, बांग्लादेश क्या, या अतराफ़ के मुल्क हैं, यह एक अमन बहाल होगा, एक खुशहाली की बाहर आएगी। और हिंदुस्तान के अंदर जो 50 करोड़ लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं, कम से कम वो उस एजाब से तो निकलेंगे, उनकी ज़िंदगी तो खुशहाल होगी, वो एक डिसेंट लाइफ गुजारने काबिल हो जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो फाशिज़म आ गया है हुकूमत की सतह पे, वो हिंदुज़म की जो एक सोच वहाँ पनपी है, और इतने बड़े मुल्क में जहाँ मल्टी नेशंस हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, उसके अंदर किसी एक मज़हब की जो है वो फाशिज़म अगर जब आ जाए, तो वहाँ जो है ना कोई उम्मीद रखना जमहूरियत की, इंसाफ की, वहाँ जो अक़लियतों के हुकूक़ की, वो तो बेकार है। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी को, वहाँ हिंदुस्तान के मीडिया को, ये इस खित्ते के लोगों के लिए और ख़ास करके हिंदुस्तान के आवाम के लिए, हिंदुस्तान की खुद मजबूती और खुशहाली के लिए ये सोचना पड़ेगा कि इस मसले को हल करना है। और मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर के लोग इस लकीर से अब वापस नहीं आ सकते, इसलिए कि हमारे पास कुछ बचा नहीं है वापसी का। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमारे लिए, हिंदुस्तान के आवाम के लिए, हिंदुस्तान के लिए ये बेहतर है। अब पाकिस्तान को भी हम छोड़ते हैं, शहर का भी अभी हम किस्सा नहीं छेड़ते। हम तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की खुशहाली के लिए, हिंदुस्तान के इस्तेकाम के लिए, हिंदुस्तान दुनिया में
बहुत बड़ा मुल्क है, और इन वजूहात में इंसानी हुकूक की इन खिलाफ वर्जियों की वजह से, ये लोगों के कत्लेआम और तशद्दुद की वजह से, और वहाँ जो मजहबी इंतहा पसंदी आई है, हिंदुइज्म की फाशिज्म आया, इस वजह से हिंदुस्तान नीचे जा रहा है। तो मैं हिंदुस्तान के अवाम से अपील करूँगा, सिविल सोसाइटी से, मीडिया से, कि ये जो उस वक़्त की हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने, ये जो नेहरू ने, जो उनके पहले वज़ीर आज़म है, अक़वाम मुत्तहिदा में जो वायदा किया था, इसको आप इम्प्लीमेंट होने दें, और आप जो है ना वो लोगों का दिल जीतें। बिल्कुल सही अगर लोग अगर हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं, कश्मीर के लोग, और हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम खुद उनकी राय का एहतराम करेंगे, इसलिए कि 30-35 करोड़ और भी मुसलमान हैं, लेकिन हमारा चूँकि एक उसूली मौक़िफ़ है, और उस उसूली मौक़िफ़ के लिए हमने बहुत कुर्बानियाँ दे दी, माशी अपनी वैल्यूज़ की कुर्बानियाँ, समाजियात तबाह कर बर्बाद कर दी, जाने कुर्बान कर दी, कब्रिस्तान भर गए, हम उस लकीर से वापस नहीं आ सकते। सही है, और लिहाजा हिंदुस्तान को हमारी इस बात को मानना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। गुलशाद भट्ट साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा कि ये जो गुफ्तगू इस वक्त बशीर सदोज़ई साहब कर रहे हैं, ये एक अलार्मिंग हवाले हैं हिंदुस्तान के लिए भी। इनको ये वाज़े पैगाम दिया जा रहा है, उनकी मिडिल क्लास को हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मीडिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझते हैं कि ऐसा ये अब आज जिस दौर में आप और हम हैं, खित्ता जो है मजीद जंगों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इनको मज़ाकरात की टेबल पर आना चाहिए और इस्तिस्वाब राय का जो हवाला अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूर शुदा है उस पर आना चाहिए? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें कि हम किस दुनिया में अब हैं, तो यहाँ पे अब वो सूरत नहीं रही कि दोनों जो ममालिक हैं वो इस कश्मीर के लिए वो जंग आपस में करें। बेहतर यही है कि मकबूजा कश्मीर को भांप लेना चाहिए, उसे सोच लेना चाहिए कि उसने गालबन 73-74 सालों से उसने कश्मीरी कौम को ज़बरदस्ती जदोकोब करने की कोशिश की, उनके नज़रिए को, जो उनकी सोच, उनकी फिक्र थी, उसको हिंदुस्तान की तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन कश्मीरियों ने वो कबूल नहीं की। अब ये खित्ता जंग का मुतहम्मिल किसी सूरत नहीं हो सकता, इसलिए कि टेबल पे आना चाहिए। हिंदुस्तान को चाहिए कि वो मिल बैठकर बात करें, और जो तीसरा फरीक है कश्मीरी, और इसको वो सामने रखें, इनसे भी पूछें कि आप क्या चाहते हैं। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पे जो बात हुई डोगरा के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि डोगरा कभी ये नहीं कहेगा कि मैं कश्मीरी नहीं हूँ। वो क्यों? वो इसलिए नहीं कहेगा कि उसे पता है कि कश्मीर का फैसला होना है ही है एक न एक दिन, और वो वाहिद उसका हल राय शुमारी है। अगर कल राय शुमारी के लिए बैठते हैं दोनों फरीक, तो जाहिर है कि हिंदुस्तान ने भी तो वहां पे राय शुमारी के लिए पब्लिक को अपनी वो तैयार करने हैं ना, तो वो पंडित हैं या सिख हैं या फिर अपना ये डोगरा है, ये लोग किसी सूरत ये नहीं चाहते कि यार हम कश्मीरी नहीं। वो तो कहते हैं, वो चला कर कहते हैं कश्मीरियां। बल्कि मैं आपको 2005 में जब यहाँ ट्रक सर्विस चली, तो वहां से एक पंडित ताजर यहाँ आया था ना आजाद कश्मीर में, तो यहाँ प्रेस क्लब में बैठ के जब हमारी उनसे बात हुई, तो उसने कहा था यार मैं तो फरीक अव्वल हूँ कश्मीरी, मतलब मैं रियल कश्मीरी हूँ, मैं किससे दस्तबरदार तो नहीं हो सकता। वो कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि कश्मीर आज़ाद हो, और हम अपनी जो हमारी अपनी आबा व अजदाद की जो हमारी ज़मीन और जायदादें हैं हम वहाँ चले जाएं। तो इसी तरीके से आप देखें कि कश्मीर का हर लम्हा, हर तारीख एक दर्द से भरी हुई है। आपको पता है, मेरी बहन यहाँ पे बैठी हुई है, आपको पता है कि अपना 13 एक तारीख है, 13 मेरे ख्याल 13 जनवरी 1993 कनन पोशपोरा जो वाकया हुआ था, 22 फरवरी। भट्ट साहब, बशीर सदोज़ई साहब क्लियर कर रहे हैं 22 फरवरी। जी। तो देखिए ना, ये हमारे अपना डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा है, ये हमारा, ये कनन और पोशपोरा, ये दो गांव हैं, एक को कनन कहते हैं, दूसरे को पोशपोरा कहते हैं, कश्मीर में पाशपोरा। तो वहां पे इंडियन आर्मी ने ये कहा कि यार कि यहाँ पे कश्मीरी मुजाहिद आए हुए हैं, तो उन्होंने तमाम के तमाम 2 गांव खाली किए, खवातीन को अलग, मर्दों को अलग। आप यकीन मानें कि वो ऐसा दर्दनाक और भयानक वाकया है कि 10 साल की बच्ची से लेके 85 साल की बुजुर्ग बूढ़ी औरत तक उनकी असमत दरियां की हैं। तो ये चीज है कि ये मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान काबिल नफरत है पूरी। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया को इससे नफरत करनी चाहिए, इसका बयान से दिखाना चाहिए। लेकिन मुझे शिकवा भी है, दुख भी है, जो पाकिस्तान का हमारा मीडिया है,
लेकिन ये उस तरीके से ये अपना किरदार अदा नहीं कर रहा जिस तरीके से इसे किरदार अदा करना चाहिए था। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और मैं जैसे बताऊं कि जैसे मैंने कहा ना कि बशीर सदुज़ई साहब ने कश्मीर को जो है पहना है, ओढ़ा है, तारी किया है, मतलब कश्मीर के इस बेटे ने कश्मीर के हर हवाले को जो है वो जिंदा रखा हुआ है। इनकी कई किताबें हैं, इस मौजू पर भी है, बुरहान वानी तक का हवाला जो है वो इनके पास मिलेगा। बशीर भाई जरा सा मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, मकबूल भट्ट से लेकर बुरहान वानी तक जो है ये जो नौजवान आते हैं और जो इस इनकलाबी तहरीकों को बूस्ट करते हैं, इनके हवाले से भी कुछ बात। देखो भट्ट साहब ने 1960 की दहाई में ना वो तहरीक शुरू की थी। वो ये चाह रहे थे कि ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो सरहदी डिस्प्यूट हो गया ना, ये हमारी जो तहरीक है, कौमी आज़ादी की तहरीक है, इसके लिए मुनासिब नहीं है। उनका अपना एक सोच था कि अब ये इंडिया को इस बुनियाद पे हम अब ज़ेर नहीं कर सकते इंटरनेशनली कि कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो, या फारूक अब्दुल्ला या जैसे शेख अब्दुल्ला की थॉट थी कि कश्मीर जो इंडिया के साथ हो। उन्होंने कहा था कि ये दोनों मुल्कों के बीच में एक रियासत अलग हो, खुद मुख्तार, जिसके दोनों के साथ एक अच्छे ताल्लुकात हों। तो भट्ट साहब ये मैसेज लेके निकले थे, इसमें उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की। और यासीन मलिक जो तार जेल में सजाए मौत, शायद उस पर गौर हो रहा है, इंडिया कर रही है, और कई लोग, अमनुल्लाह खान जो है वो इंतकाल हुए। तो ये उनकी उस थाट के जो खुद मुख्तारी की बात है ना, तीसरा ऑप्शन, एक तो हिंदुस्तान पाकिस्तान और एक तीसरा ऑप्शन का आप नाम सुनते हैं जी, तो खुद मुख्तार कश्मीर की बात खुद मुख्तार कश्मीर का भट्ट साहब ने इस पे तो काफ़ी हद तक जो उन्होंने बहुत ही ज़िंदगी में जदोजहद भी की, मजालम भी सहे, और अल्टीमेटली जो है इंडिया ने उन्होंने 2 मरतबा गिरफ़्तार किया। एक दफ़ा उन्होंने जेल तोड़ी और फिर दूसरी दफ़ा अरेस्ट हुए तो वो तार जेल में उनको कुछ ऐसे इल्ज़ाम में सज़ाए मौत दी कि जो उन पे ना वो सज़ाए मौत बनती थी और ना वो इल्ज़ाम सही था, किसी को कत्ल करने का, किसी को किसी इंटेलिजेंस ऑफिसर को, इस तरह की चीज़ें। और बुरहान वानी जो हमारे नौजवान हैं, ये तो बिल्कुल एक यूनिक स्टोरी है कि ये 15 साल की उम्र में इनके इलाके में, इनके अतराफ़ में ख़वातीन की असमत दरी या जो जुल्म हुआ बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ, तो ये जो कॉलेज का स्टूडेंट था, स्कूल का स्टूडेंट था, ये खुशहाल घराने का नौजवान है। इनकी वालदा, इनके वालिद साहब हेडमास्टर थे हाई स्कूल के, वालदा भी जो है वो तो तदरीस हैं। तो ये खुशहाल घराने का था। ये 15 साल की उम्र में निकला और निकलने के बाद वालिदैन को कहा कि मैं अब वतन की आज़ादी की जद्दोजहद में चला गया हूँ, और 21 साल में शहीद हुआ। तो इसने कमाल ये की कि इसने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों और ख़ास करके पढ़े लिखे लोगों को तहरीक की तरफ राग़िब किया। और इस तहरीक में PhD डॉक्टर भी फिर आए, एक मुतवस्सित तबके का नौजवान, एक दरमियानी तालीम याफ्ता नौजवान, एक आला तालीम याफ्ता रिसर्चर भी इस तहरीक में आ गया वो छोड़ के। तो ये बुरहान वानी की जद्दोजहद थी, उसका जो बुलंद चाल था, उसकी सोच थी। और फिर लोगों ने इस कदर उससे मोहब्बत का इज़हार किया, इससे इतना चाहने लगे थे, इतना प्यार किया था कि जब उसकी शहादत हुई और 6 लाख लोग जो है ना वो उसके जनाजे में थे, और कोई 10 से 12 जगह गबाना नवाज़ा पूरी मकबूजा कश्मीर के गाँव में उस दिन नमाज जनाजा हुआ। और 6 माह तक कर्फ्यू लगा रहा हिंदुस्तान, 6 माह तक जो है वो मकबूजा कश्मीर के बड़े शहरों में, बल्कि पूरे मकबूजा कश्मीर में ज़िंदगी को मामूल पे नहीं ला सका। इस कदर जो है वो बुरहान वानी का असर था, और भट्ट साहब का भी असर आज तक है। और ये यासीन मलिक जो है ना वो उन्हीं के पैरोकार हैं, उन्हीं के नज़रियात, उन्हीं के सोच के हैं, जो तार जेल में और कई लोग हैं। तो ये मुख्तलिफ लोग हैं। अफजल गुरु जो है ना, उसका भी नाम सुना होगा। जी। उनको भी तार जेल में सजाए मौत दी गई, और वो भी एक नौजवान अलग है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो सजाए मौत बहाल की, और ये उसमें तय हुआ, लिखा उस अदालत ने कि इस पे केस तो साबित नहीं होता, लेकिन इज्तिमाई ज़मीर को मुतमय्यन करने के लिए सजाए मौत दी जाए। हाय 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 हाय। ये वो लोग हैं जो उस वतन के लिए, वहाँ के लोगों की आज़ादी के लिए, वहाँ के लोगों के बुनियादी हुकूक के लिए अपनी जानें दी। और मंसूर सहर साहब, आप शायर हैं, एहसास आदमी हैं, थोड़ी देर जो पहले कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास अब वापसी का
गुंजाइश नहीं है। वो यही वजह है कि अब कैसे वापसी होगी। हमारे लोगों को गैर ज़रूरी तौर पे इज्तिमाई ज़मीर को मुतमईन करने के लिए सज़ाए मौत दी गई, उनकी लाशें भी नहीं दी गई, मैयतें भी तो उतार जेल में ही दफन है। और हमारी ख़वातीन के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे बूढ़ों के साथ और हमारे उस खित्ते के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी जेल आजकल बनी हुई है। तो हम कहाँ से कैसे वापस होंगे? हम जो आज़ाद कश्मीर लोग हैं, अभी भट्ट साहब भी आज़ाद कश्मीर में, हम पाकिस्तान में, हम चलते फिरते हैं, हम खाते पीते भी हैं, लेकिन हम अंदर से ढांचा है। सही बात है। हम जब ये देखते हैं, महसूस करते हैं कि हमारे लोगों के साथ किस कदर मजालम हो रहे हैं और वो ज़िंदगी उनकी किस कदर अजीरन कर दी, और उसकी कोई वजह नहीं है। वो तो वही बात कह रहे हैं कि जो आपके बड़ों ने की थी, वो तो वही बात कह रहे हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा ने 17 करारदादों में की है। वो वही बात कह रहे हैं कि आज ट्रंप साहब जो सारी दुनिया में अमन बहाल कर रहे हैं, तो वहाँ भी अमन बहाल कर दें। और इसको बाकायदा तहरीक की शक्ल देनी पड़ेगी। इसको बाकायदा तहरीक की शक्ल दिए बगैर हम तो तहरीक, जो जम्मू कश्मीर के लोग तो बतौर तहरीक ही इसको चला रहे हैं। ये तहरीक जो है ये आपको आलमी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए होनी चाहिए। ये तहरीक जो है वहां यूरोप से उठनी चाहिए। ये तहरीक जो है वो उन ममालिक, उसके लिए जब हम आप लोगों से, जब हमने थोड़ी देर पहले भट्ट साहब ने भी कहा, हम भी कह रहे हैं, हमें जो शिकायत है पाकिस्तान मीडिया से है, पाकिस्तान सिविल सोसाइटी से, वो जो पाकिस्तान के लोग जो है वो सारी दुनिया में एक वज़न रखते हैं। पाकिस्तान का मीडिया अगर इसको हाईलाइट करेगा कि किस कदर जुल्म सितम हो रहा है, पाकिस्तान के सिविल सोसाइटी, NGOs, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं, जो दुनिया के साथ लिंक हैं, वो अगर इस बात को उठाएंगे, जो सफारतकार हैं, साबिक सफारतकार हैं, जिनके राब्ते हैं सारी दुनिया के साथ, दुनिया के एक्टिव लोगों के साथ हैं, दुनिया के ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिव लोग हैं उनके साथ हैं, दुनिया के बड़े मीडिया हाउसेस के साथ हैं, जब वहाँ ये बात पहुँचाएंगे तो ये इज्तिमाई होगी। हम जम्मू कश्मीर के लोग अपनी बसात में, वो आज़ाद कश्मीर में हूँ, जम्मू में हूँ, श्रीनगर में हूँ, लद्दाख में हूँ या गलगित में हूँ, हम तो अपनी बसात में कर ही रहे हैं। लेकिन 1947 में जो एक माहिदा पाकिस्तान के साथ हुआ था कि जो सफारतकारी है कश्मीरियों की, वो उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट ने करनी है, और खासी हद तक कोशिश भी रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट की, लेकिन जहाँ की खामियाँ हैं और उसको दूर करनी चाहिए। वजह कि 78 साल से हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे, वो इंडिया क्यों नहीं पीछे हट रहा। तो ये हमें खुद अपने साथ एक सवाल करना चाहिए, जहाँ खामी कमी हो उसको दूर करके, और जिस तरह के हमारी अफवाज पाकिस्तान ने फाइट दिया उसको, जिसके हमारे सर फख्र से बुलंद हो गए सारी दुनिया में, हमें सफारती माज पे, सियासी माज पे भी उसको शिकस्त देनी चाहिए इंशाअल्लाह। और ये जो सफारती माज पे शिकस्त होगी, ये कश्मीर के फैसले के लिए जो है वो समझ लें कि एक बुनियादी चीज़ होगी। जी मैडम, वक्त हो गया है प्रोग्राम का ख़त्म। जो आप आखिरी बात करना चाहें करें, और फिर मैं भी आखिरी बात करूंगा ज़रूर। बिल्कुल बिल्कुल मंसूर, ऐसे ये क्योंकि यहाँ पे जितनी भी हमारी गुफ्तगू यहाँ पे हुई, और मैं बहुत दिलचस्पी से ये सारी बातें क्योंकि सुन रही थी, और वक्त का भी नहीं पता चला। ज़ाहिर है ये टॉपिक ऐसा है कि आप जितनी बात करो उतनी कम है, और बहुत करीबी मैंने इन सारी चीज़ों को महसूस किया। और वाकई ये एक ऐसा अमल है, अगर देखा जाए कि वहाँ पे जो जुर्म ढाए जा रहे हैं कि किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मगर सिर्फ इतनी बात कहूँगी मंसूर, बात पता है देखें कहाँ पर आती है, क्योंकि हमारा जो शो है वो लोगों को अवेयर करता है, वो लोगों को पॉजिटिव वाइब्स देता है, और कोशिश करता है कि उनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट बिखेरे। मगर जहाँ पे तकलीफ़ एक हद से ज़्यादा गुजर जाती है ना, तो वहाँ पे फिर तकलीफ़ और मोटिवेशन की जो बारीक सी लाइन होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। फिर वो तकलीफ़ ही आपका मोटिवेशन बनता है, और फिर भले कुछ भी हो जाए, आप अपने हिस्से की जो जंग होते हैं वो लड़ते हैं, और आपको जो आपका गोल होता है आप उसे अचीव करके रहते हैं। तो इंशाअल्लाह बस मेरी यही दुआ है कि ये मसला कश्मीर जो एक अरसे से चल रहा है, वो अन करीब आने वाले टाइम के अंदर जो मुझे लगता है कि मे भी पॉसिबल हल हो जाएगा, और जो हमारी कश्मीर की जो आवाम है वो इसी तरीके से हिम्मत ना हारे, इसी तरीके से लड़ते रहें, अपने हक़ की आवाज़ उठाएं, क्योंकि जुल्म सहने वाला भी एक गुनाहगार होता है, वो भी एक मुजरिम होता है। बस इसी तरीके से लड़ते रहें, हिम्मत ना हारें। और मंसूर आप बोलें। जी बस निदा, जो भी गुफ्तगू यहाँ हुई है नाजरीन,
सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर साहब आपका, आप तशरीफ़ लाए। गुलशाद भट्ट मेरे भाई, आपने हमें कश्मीर से ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। बशीर शहदुज़ई साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप अपने बहुत मसरूफ़ शेड्यूल में से टाइम निकाल के आए। सिर्फ कहने की बात इतनी है जो मैडम निदा ने कहा कि ये जो तवील जिद्दोजहद है सुबह होने वाली है। बिल्कुल। जो 6 लाख शहीदों का लहू है वो ज़रूर रंग लाएगा। आज हम आपके लिए जो कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। हम आज अहद कर रहे हैं, हम अपनी ये आवाज़ सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। आलमी ज़मीर को जागना होगा कश्मीर के लिए, आलमी ज़मीर जागेगा, आलमी ज़मीर को जगाएंगे और पूरी हमारी कोशिश होगी कि कश्मीर को जो 78 साल से इंसाफ नहीं मिल सका है वो इंसाफ हम इंशाअल्लाह ज़रूर दिलाएंगे। मैं इस बात पे अपनी इस प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगा कि याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, और जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी।